Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है लहासा की ओर। अब लहासा क्या है? लहासा एक तिब्बत में टूरिस्ट या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पे बहुत ज्यादा जो साधु भिक्षु है वो जाना पसंद करते हैं और वहीं की जो यात्रा है वो हमारे लेखक हैं राहुल सांकृत्यान इनका नाम है और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो पांडे जी है ना। इनको पहले पांडे जी बोलते थे पर भारत छोड़ के श्रीलंका जाने के बाद उन्होंने क्या करा, जो बौद्ध धर्म था वो स्वीकार कर लिया और उनके बाद से उनका नाम क्या पड़ गया, राहुल सांकृत्यान। अब जो इनकी यात्रा वृत्तांत है वो इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहले शुरू करता है लेखक का परिचय। ये हमारे राहुल जी जिनको पंडित जी बोलते हैं, श्रीलंका जाने के बाद नाम परिवर्तन हो गया। तो राहुल सांकृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधहा में हुआ था। कहां हुआ था? पंधहा, जिला आशमगढ़ और जगह है उत्तर प्रदेश। हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो राइटर हैं, कवि हैं, वो कहां से? उत्तर प्रदेश, वाराणसी, इन इलाकों से थे। तो बिल्कुल ये भी वही के थे और उनका पैतृक जो गांव था वो कनौला था। कौन सा था? कनेला उनका गांव था और उनका मूल नाम केदार पांडे था। क्या नाम था? केदार पांडे था। उन्होंने नाम बदल लिया था। उनकी शिक्षा काशी में हुई, आगरा और लाहौर में हुई है। तो भारत में शिक्षा भी यहाँ की है बट बाद में किसी कारणवश वो वहां चले गए थे। रीजन उनका कोई पर्सनली रहा होगा। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कब की बात कर रहे हैं? 1930 में। कहां चले गए थे? श्रीलंका। तो वहां से जाके वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने वहीं ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम जो है वो राहुल सांकृत्यान हो गया। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी, जापानी और रूसी सहित अनेक भाषाओं का वो ज्ञान रखते थे और इसी कारण उनको महापंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महापंडित उनको कहते थे। और सन 1963 में उनका देहांत हो गया। कि हम गए कब थे? ये 1930 में गए थे और 63 में इनका देहांत हो गया। और राहुल जी सांकृत्यान ने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी है, आत्मकथा लिखी, यात्रा वृत्त भी लिखे हैं और आलोचना भी लिखी है। अब आलोचना क्या होता है? आलोचना होता है बुराई करना, यानी कोई चीज हमें पसंद नहीं है या फिर समाज में वो समाज के हिसाब से वो चीज कोई अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसकी आलोचना करते हैं। इट मींस कि उसकी बुराई करते हैं बट वो बुराई अपने पर्सनल फेवर के लिए नहीं, समाज के हित के लिए ही होती है। उसे बोलते हैं आलोचना। तो बुराई करना उनके वो लिखे, कृतियां लिखी है, शोध जो इनके वो लिखे हुए, अनेक विधाओं में साहित्य सृजन इन्होंने किया है। तो इनकी पहली है ये लहासा जगह का फोटोग्राफ है और यहां तक की जो यात्रा है वो लिखते हैं राहुल सांकृत्यान जी। अब ये जो लहासा है ये तिब्बत में स्थित है और इसमें क्या हुआ था कि लहासा पहले टूरिस्ट प्लेस था और कुछ टाइम बाद कुछ कारणों से, यानी कुछ डकैती डाकू से और कुछ हमला करने के डर से इस प्लेस को बंद कर दिया गया था नॉर्मली टूरिस्ट वालों के लिए। बाकी यहाँ के जो लोकल थे उनके लिए तो एक्सेस था ही। और अभी हाल ही बात करें 2-3 साल 4-5 साल पहले इनका जो टूरिस्ट है वो सबके लिए ओपन वापस कर दिया गया है। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं, 1930 की बात कर रहे हैं हम, जब सबके लिए अलाउड था। तो जब लेखक ने लहासा जाने के लिए अपनी यात्रा की थी तब कलीडपोड जो रास्ता अभी खुला हुआ है वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि सबको घूम के जाना पड़ेगा और जो घूमकर जाने वाला रास्ता था वो था नेपाल का रास्ता। तो सबको नेपाल के जिस रास्ते से लेखक ने यात्रा की थी उस रास्ते में नेपाल के साथ साथ भारत के लोग भी यात्रा किया करते थे, क्योंकि मैंने कहा ये धार्मिक प्लेस भी है, साथ साथ में टूरिस्ट प्लेस भी है, तो लोग यहाँ आस्था के तौर पर भी जाते थे। और जब हमने देखा कि जब हम नेपाल के रास्ते से लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत के भी हैं, दूसरी जगहों के भी है, तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी तो वहां समस्याओं का या फिर दूसरी देशों का जो आक्रमण का खतरा है वो भी बढ़ता रहेगा। तो यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजनेस डेवलप था वो इस रास्ते पर था, तिब्बत वाला। परिणाम स्वरूप इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां व किले बने हुए थे। बनेंगी बिल्कुल, जिस रास्ते से सेना ट्रेवल कर रही है वहां सेफ्टी तो होनी चाहिए, तो फौजी चौकियां बनाएंगे ताकि हमारा जो कांटेक्ट है आपस में बना रहे और वहां अगर कोई भी किसी तरह का कोई
अटैक हो तो उन्हें पहले से ज्यादा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़े, इसलिए। और इस यात्रा में लेखक ने पाया कि तिब्बत में जो जाति पाति या फिर छुआछूत जैसी स्थितियां नहीं थी, जैसी हम उस समय दूसरे इलाकों में देखते कि छुआछूत जैसी चीजें थी, जाति पाति बहुत ज्यादा चल रहा था, बट तिब्बत में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था उस वक्त। और चोरी की संभावना होने के कारण चोरी सबसे ज्यादा होती थी, वो भी भिखारियों के वेश में। जो चोर थे वहां के फेमस थे, कैसे कि भिखारियों का वेश करके जाते, लोगों से दक्षिणा मांगने के चक्कर में घर में घुसते और रात को रुकते, सुबह तक चोरी करके साफ। तो वहां फेमस था कि नहीं, जो चोर है वो भिखारी के वेश में ही आएगा। तो क्या होता था, कोई भी भिखारियों को घर में नहीं घुसने देता। और अगर आप भिखारी नहीं बन के जाता, कोई भी नॉर्मल जाता है, तो उसको एक्सेस है, चाहे वो जानता ही नहीं उनको, बट यदि वो भिखारी नहीं है तो वो घर में घुस सकता है। बट अगर भिखारी के वेश में है तो आपको अलाउड ही नहीं है ना। लेकिन भिखारियों के अतिरिक्त कोई अपरिचित भी घर के अंदर आ जा सकता था, वो चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो। अब आवश्यकता होने पर वह अपने पास, यानी जो भी उनके घर में जा रहा है, जरूरत होती तो वो अपने पास से चाय जो है वो घर की महिलाओं को दे देते, क्योंकि चाय होती तो उनके पास पूरा बिजनेस इन पर डिपेंड कर रहा था। और बाद में महिलाएं वह चाय पका के दे देती थी। और बात करें हम चाय के पकाने की, बनाने की, तो सब जगह हम देखते हैं अलग अलग हुआ था, सिर्फ एक दिन में ही नहीं था कि सुबह चाय उगरी और शाम को देखा कि सब लोग पूरे देश में चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं था। सब लोगों की चाय को पहले बनाने का तरीका था, और जो आज हम देखते हैं कि दूध के साथ मिला के पीते हैं वो हमारा तरीका। तो हर व्यक्ति जो चाय पीता है वो अलग अलग तरीके से बना के पीता है। हम तो अलग ही कहते हैं, चाय पत्ती में चीनी डालो, फिर अदरक डालो, उसमें इलायची भी डालो, खुशबू भी डालो, केसर तक डाल देते, गुलाब के पत्ते भी डाल देते, कभी कभी मन होता है तो वो है चाय को अपने हिसाब से बना के पीना। तो राहुल जी के साथ, राहुल जी के मित्र थे, वो थे मंगोल भिक्षु, जिनका नाम था सुमति, भी साथ में थे। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिलने थे। जो उनके मित्र थे मंगोल भिक्षु, वो यात्रा के दौरान मिले थे, और उनका नाम था लोबस्टोक। क्या नाम था? लोबस्टोक। ज के नीचे ज, नीचे नुक्ता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जो ये नीचे बिंदु है इसको नुक्ता बोलते हैं, और ये उर्दू शब्द का है नुक्ता। और सुविधा के लिए लेखक ने उन्हें सुमति नाम से पुकारा, क्योंकि एक बार के लिए मैं पढ़ू ना लोबस्टॉक तो मेरे को भी कंफ्यूज हो, तो इजी है ना, इजी नाम क्या है, लोबस्टॉक सुमति था तो मैं सुमति कह के बुला लूंगा। और ये लेखक ने किया, और सुमति की जान पहचान होने के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई जब वो जा रहे थे, आने पर तो नहीं मिलेगी। और 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से वापस लौटे तो उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि वे भद्र यात्री के वेश में थे, अर्थात भिखारी के वेश में थे। और राहुल व सुमति को थोड़ला पार करना था, जगह का नाम है। और एक जगह है डांडे, तिब्बत में। डांडे फेमस है डाकुओं के लिए, कि वहां तो जो था, वहां जो डाकुओं का एरिया था, मर्डर भी हो जाते थे कभी कभी, तो लोग डरते थे वहां रुकने से। तो डांडे तिब्बत में सबसे अधिक खतरे का स्थान है, और समुद्र तल से 16-17 हजार की ऊंचाई है। तो इतनी ऊंचाई मतलब एक पहाड़ के साइज, पहाड़ के जैसा होगा। और जब वहां पानी का पूरा रिसोर्स नहीं है तो जो आम जनता है वो वहां कम बसती है, और परिणाम स्वरूप दोनों और वहां कोई भी जो गांव है वो नहीं था। तो वहां सिर्फ डाकुओं के लिए परफेक्ट प्लेस था कि यहाँ कोई आएगा भी नहीं और लोग भी हमसे डरेंगे। यह स्थान डाकुओं के छुपने का स्थान है। परिणाम स्वरूप यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, खून खराबा, मर्डर हो जाते थे। और लेखक व उनका मित्र भिखारी के वेश में थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन्हें हत्या का डर नहीं था, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा कि वहां जो चोरी करते थे लोग, जो भी चोर थे वो भिखारी के वेश में घुसते थे और सुबह तक घर साफ करके वहां से रफू चक्कर बताते थे। और जो अपने लेखक महोदय थे वो भी उसी वेश में थे, तो उन्हें काहे का डर? डाकू सोचेंगे ये तो भाई हमारे मित्र हैं तो वो नहीं मारेंगे उन्हें। और डांडे की चढ़ाई घोड़े से की उन्होंने, और उतरते समय लेखक का घोड़ा जो है वो थोड़ा पीछे रह गया, और उसके बाद उनका घोड़ा रास्ता भी भटक गया था, दाएं की जगह बाएं चला गया। और फिर उन्हें किसी से पता चला कि उन्हें दाहिने की तरफ जाना था, और परिणाम स्वरूप जब वो पहुंचे तो लेट हो गई, और लेखक को पहुंचने में देर होते होते जो सुमति था वो भड़क गया। और सुमति कौन था? उनके साथ लोबस्टॉक इनका नाम था, एक मंगोल भिक्षु, उनके मित्र। और फिर जब लेखक की बात सुनी तब उनका गुस्सा ठांड हो के कोई बात नहीं, भटक गया तो भटक गए, पर ध्यान रखना चाहिए
कल को जगह कौन सी, डांडे हैं ये लोग, जो डाकू हैं यहाँ, वो टिकट नहीं देंगे आपको। बट वो तो शुक्र है कि उन्होंने बेस ही ऐसा था कि कुछ नहीं कहा। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे, उन्हें अच्छे यजमान मिले, यजमान जो घर के बड़े होते हैं या फिर जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो यजमान कहते हैं। और पहले उन्हें चाय सत्तू खाया। अब चाय तो हमें पता, सत्तू क्या है, सत्तू चने के आटे, उन सब आटों का मिक्स करके एक तरह का मठरी जैसे या फिर स्वीट तरह का बनाते हैं, वो लोग नाश्ते के साथ खाते हैं। और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक डिश है जो खाई जाती है डिनर के साथ, तो उन्हें वो मिला। और अगले दिन वे तिडरी के विशाल मैदान में थे। किसके मैदान में, तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था और जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान वेफ भीतर दिखाई पड़ती थी। और उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। गिरी अर्थात पहाड़, पर्वत का पर्यायवाची है गिरी, तो तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, जो मंगोल भिक्षु था और जिनसे सुमति मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का लालच देते हुए उनसे मिलने जाने को मना कर दिया। रुको रुको, अपन ल्हासा चलेंगे, फिर मैं आपको पैसे दूंगा, है ना, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, बहुत ज्यादा हेल्प करी है, तो पहले ल्हासा चलते हैं, फिर मिल लेना आपने। तो ऐसे करके बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उनसे मिलने नहीं दिया। और सुमति मान भी गए और लेखक के साथ आगे बढ़ने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त हो तो मान रहा हूं, दोस्त नहीं होते फिर नहीं मानता मैं। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी और इन जागीरदारों का जो अधिकतर हिस्सा था वो किसके हाथ में था, मठों के हाथ में था। वहीं बात करें एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, जागीरदार होते थे, फिर मठ होते थे, फिर मठों के नीचे भी अधिकारी होते थे जो कलेक्ट करते टैक्स वगैरह जो भी है। और कभी कभी ऐसा होता कि जागीरदार जो है वो खुद भी कुछ खेती जो है वो करते थे, जिसके लिए उन्हें मजदूर जो है वो बेगार में मिलते थे, जिनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वहां एक मंदिर था, कहां की बात कर रहा हूं, जहां ये जा रहे हैं वहां एक मंदिर था जिसमें जो बुद्ध भगवान है उनके वचन की हस्तलिखित हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां थी। पोथी एक तरह का ग्रुप ऑफ रिटर्न्स होते हैं, जो 103 थी और जिसे लेखक पढ़ने बैठ गए। कौन, जो हमारे राहुल जी जा रहे हैं, पंडित महादेव, ये पढ़ने बैठ गए। और इसी दौरान सुमति अपने परिचितों से मिलने जाना चाहते थे और इस बार लेखक ने उन्हें नहीं रोका कि 130 पोथियां पढ़नी है, जिसके लिए वो जा रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने बाद में जो बौद्ध धर्म है वो स्वीकार कर लिया था, उससे इंस्पायर हो गए, तो वो बुद्ध के वचन जो है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और पूरे के पूरे पढ़ेंगे। तो ठीक है, चले जाओ, तब तक मैं पढ़ लूंगा। और लेखक को लगा कि सुमति बहुत समय बाद लौटेंगे, लेकिन सुमति दोपहर तक ही लौट आए। तिट्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, जगह का नाम है तिट्टी, वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना जो सामान है वो पीठ पर उठाया और वहां से विदा ले लिया। कौन कौन है, राहुल जी और सुमति जी। और यहीं से जो लेखक की ल्हासा की यात्रा है वो होती है पूरी। तो मेनली लेखक किसके लिए गए थे राहुल जी, कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इनसे इंस्पायर्ड थे और वो बुद्ध जी की हस्तलिखित जो पोथियां थी उनको देखना चाहते थे, उनको पढ़ना चाहते थे कि बुद्ध जी के जो वचन है, उनका जो ज्ञान है वो लिखा क्या है। तो यहाँ आए तिट्टी में, उन्होंने पढ़ा और वापस चले गए जहां से वो आए थे। और ये यात्रा वृतांत था उनका, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंसम इंटरनेशनल स्कूल। स्टे ट्यून्ड।